हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपके सामने सैम्पल पेपर फिफ्थ लेके आ रखा हूँ, क्लास 12th बायोलॉजी। और इस सैम्पल पेपर में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें से 12 एमसीक्यू और 4 एसएसएन रीजन क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज़ चलती हुई आ रही है, जिसमें से 4 सैम्पल पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। सैम्पल पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे आपके जो प्रैक्टिस होगी एमसीक्यू और एसएसएन रीजन की, वो यहाँ से हो जाएगी। ओके, तो बाकी सेक्शन बी, सी और डी, ई वाले सेक्शन के जो होता है उसमें काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाती है। इस वजह से मैं अभी जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ आप लोगों को, वो एमसीक्यू और एसएसएन रीजन की करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स करते हैं, कभी कभी बाकी हमारा जो कंटेंट होता है वो तो सही रहता है, लेकिन एमसीक्यू में अगर जो मार्क्स करता है तो उसका हमारे जो ओवरऑल जो हमारे मार्क्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक रॉन्ग एमसीक्यू तो एक मार्क्स वहाँ पे कंप्लीटली डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए सेक्शन ए सबसे पहले, और इसी में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। एक टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसके, एक स्पीसीज की, पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया जो भी लिमिटेड आपको दे रखी है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आ गया? एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर स्पीसीज की, वो उसकी क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उस एरिया के लिए। ओके, तो आंसर नंबर बी होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। Now let's discuss the question number second. Which one of the following can be used as a biofertilizers? So biofertilizers are the living organism which improve the soil fertility. Okay, जो soil की fertility को improve करते हैं, help करते हैं उसमें, जिससे हमारा crop का production जो होता है वो बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, जिससे productivity ज़्यादा मिलती है। तो उसके लिए इनमें से कौन जो होगा वो यूज़ होता है एज अ biofertilizers? ऑप्शन ए एनाबीना, एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज, ये इसका राइट आंसर है। देखो एनाबिना ये जो है एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, एक साइनोबैक्टीरिया है। एजेटोबैक्टर जो है वो एक नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, बट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और एजोस्पाइरलम जो है ये भी एक क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो तीनों जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं, जो सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो सबके सब क्या है यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज, ये राइट आंसर होगा इसका। सबके सब एज अ बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ, फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। सो एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम एगारोस जेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, जिसमें हम क्या करते हैं? एगारोस जेल एक इलेक्ट्रिकल प्लेट होती है। इस इलेक्ट्रिकल प्लेट के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिकल प्लेट के अंदर हम लोग दो एंड्स बनाते हैं। एक होता है यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे होगा आपका नेगेटिव, और एक होगा इधर होगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। अब डीएनए जो था वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज का होता है। इसमें वेल्स बने होते हैं, जो प्रीवियस एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में हमने यहाँ पे डिस्कस करा इसके रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है। ये वेल्स बने होते हैं जिसमें हम डीएनए के पीसेस को हम लोग इसमें पुट करेंगे। ओके, इसके अलावा इसके अंदर क्या रहता है? एगारोस जेल रहता है, एगारोस जेल, ठीक है। ये एगारोस जेल हेल्प करता है सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। जो छोटे पीसेस होंगे वो कहाँ को जाएंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ को मूव करेंगे फास्टर। जो लार्ज पीस है वो ऊपर को ही रहेंगे, बिकॉज देयर डेंसिटी कह सकते हो आप, उनके साइज़ के हिसाब से कह सकते हो आप। ये थोड़ा सा साइज वाले, जो लार्जर साइज वाले हैं वो नेगेटिव एंड में ही रहते हैं, और जो स्मॉलर साइज होते हैं वो मूव करते हैं फास्टर कहाँ को? पॉजिटिव एंड की तरफ को। ओके, तो ये कह रहा है इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड पूछा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड होती है, किसके लिए यूज होती है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द जॉइनिंग विद द क्लोनिंग वेक्टर। तो नहीं, यहाँ पे नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करने के लिए, एंड जॉइनिंग विद द क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जॉइन करने के लिए नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ नहीं होता है। आइसोलेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल का आइसोलेशन करना, निकालना बाहर, कहाँ से? सेल से निकालना, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ नहीं होता है। कटिंग ऑफ द डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट्स, डीएनए को कट करना, कहाँ पे? स्मॉल पीसेस में कट करना, फ्रेगमेंट में कट करना, तो यहाँ पे भी यूज़ नहीं होता। यहाँ पे यूज़ होता है किसका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है ये, डीएनए को कट करना, मल्टीपल पीसेस में कन्वर्ट करना। आइसोलेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना, निकालना बाहर, ठीक है, सेल से, ये अलग है। इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कोई यूज़ नहीं होता। लास्ट वाला सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बिल्कुल सही बात है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेपरेशन करना, किसको सेपरेट करना? अभी मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, पीसेस हैं, उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग क्या करना? सेपरेट करना, अलग अलग करना, वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग भी बोलते हैं हम लोग, साउदर्न ब्लॉटिंग। क्लियर? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
मैच कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। ओके, इसके नीचे कोड दिया होगा इनका कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा, उसको सेलेक्ट करना, मतलब कॉलम फर्स्ट को आपको कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन कौन सी होती है बेटा, जहाँ पे हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम कहाँ पे 44 + x 0। ओके, यहाँ पे ये बात करते हैं, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ पे 44 जो है वो ऑटोजोम है। एनसीईआरटी बुक में 45 + x 0 या o ऐसे लिखा होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे जो कंडीशन मिलेगी आपको, अगर ये ना दे करके यही दिया होगा ये वाला, इसको कंसिडर कर लेना आप लोग यहाँ पे। तो टर्नर सिंड्रोम की जहाँ पे हम बात करें बेटा, टर्नर सिंड्रोम किसके लिए होगा, ये वाला ए ऑटोजोमल है, ऑटोजोम + x 0। टर्नर सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम 45 रहते हैं, ठीक है, कितने रहते हैं 45। रूडिमेंट्री ओवरी रहती है, फीमेल की बॉडी जो होती है वो इनफर्टाइल होती है ना, तो इसका ये हो गया ए। नेक्स्ट लिंकेज वर्ड दिया था बेटा थॉमस हंट मॉर्गन ने, TH मॉर्गन ने 1902 में, तो ये हो गया बी मॉर्गन। ओके, एंड नेक्स्ट है इसमें वाई क्रोमोसोम और डाउन सिंड्रोम का हो गया ट्राइसोमी 21 और वाई क्रोमोसोम और TDF सेक्स रिलेटेड जीन्स हैं जो वाई क्रोमोसोम पे मिलते हैं, जो मेल में सेक्स वाले जो करेक्टरिस्टिक हैं या जो ऑर्गन है उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, सी। तो देख लीजिए अब इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, ए विद द सेकेंड, बी विथ थर्ड, ए सेकेंड एंड बी विथ थर्ड, जिसमें भी ये ऑप्शन होगा आप उसको राइट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पे जा रहा है, ए सेकेंड एंड बी थर्ड। ओके, ए सेकेंड बी थर्ड, कौन सा इसमें परफेक्ट जा रहा है, इसमें ए सेकेंड यहाँ पे भी है, बी थर्ड यहाँ नहीं, यहाँ बी फर्स्ट है। और जो कंडीशन थी हमारे पास में कौन सी थी, लिंकेज का थॉमस एंड मॉर्गन, और वो मॉर्गन था थर्ड पे, ठीक है। तो ए सेकेंड एंड इसका राइट आंसर बेटा ये है, राइट आंसर हो गया ए सेकेंड। तो दो ही ऑप्शन हमारे पास में, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, अभी जो हमने नोट करा था, क्या करा था, यहाँ पे ये हो गया ए एंड देन ये हो गया बी एंड हेयर इज़ द डी एंड हेयर इज सी। ओके, नाउ ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, ठीक है, डी 1। ओके, तो राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन फोर्थ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। ओके, इन प्लांट में से एनिमल वेक्टर्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पे बेटा आपने विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, मेज में भी हो सकता है, इंसेक्ट इसके थ्रू, विंड के थ्रू, ठीक है। और वेलिस्नेरिया एक वाटर प्लांट है, ठीक है। यूका प्लांट, आपने देखा होगा यूका मॉथ रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मॉथ जो होता है वो चाहिए होता है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो गया ऑप्शन नंबर सी, यूका प्लांट। ओके, इसमें क्या चाहिए, पॉलिनेशन के लिए वेक्टर चाहिए, एनिमल वेक्टर चाहिए, कौन, मॉथ चाहिए, ठीक है। मॉथ एक इंसेक्ट है, उसके थ्रू क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ द DNA मॉलिक्यूल एट विच RNA पॉलीमरेज बाइंड्स इज कॉल्ड, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में DNA मॉलिक्यूल पे RNA पॉलीमरेज होता है, बाइंड होता है, कौन सा साइट पे बाइंड होता है, प्रमोटर साइट बाइंड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर एन इंजरी यूजुअली ATS इंजेक्शन इज गिवन इट प्रोवाइड। ओके, कभी कोई इंजरी हो जाती है, कट वगैरह लग जाता है किसी उससे, ठीक है, कोई हमारे कोई इंजरी वाले केसेस में, ठीक है, तो उसमें हमें जो इंजेक्शन लगते हैं ना वो ATS के लगते हैं। ATS मतलब हुआ बेटा यहाँ पे एंटी टिटनस सिरम, ठीक है, उसके हमें इंजेक्शन लगते हैं इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ये होता क्या है एक्चुअल में, इसकी बात हो रही है। सो मेडिकेशन टू किल द टिटनस बैक्टीरिया, मेडिसिन होती है जो हम जो टिटनस का जो बैक्टीरिया है उसको किल कर सकें, ठीक है। या फिर पैसिव इम्यूनिटी है अगेंस्ट द बैक्टीरिया के लिए पैसिव इम्यूनिटी है, मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं उसे, बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हैं जिससे कि बैक्टीरिया किल हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाहर से हम लोग रेडीमेड अगर एंटीबॉडी दे रहे हैं पेशेंट को, और देन उसके बाद में पेशेंट जो है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या फिर पर्टिकुलर एंटीजेंस के लिए अपने पास में एबिलिटी रख रहा है, तो उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जहाँ पे हम एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी पेशेंट को दी जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द टिटनस बैक्टीरिया नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी हम लोग इंजरी के बाद दे रहे हैं ये चीज़ें, इंजेक्शन जो है ATS के एंटी टिटनस सिरम, एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है, टिटनस सिरम, तो क्या दे रहे हैं हम लोग, टिटनस के इंजरी के बाद ये चीज़ें देते हैं, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हो नहीं सकती यहाँ पे, नन ऑफ दिस नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ठीक है। टिटनस वाले बैक्टीरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से तुरंत रेडीमेड एंटी टिटनस सिरम प्रोवाइड करते हैं उसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइमेट्स विच एग्जिस्टेड 15 माया, इसको मिलियन ईयर एगो बोलते हैं, वॉज, ठीक है। तो प्राइमेट जो थे वो एग्जिस्टेड थे, मतलब हमारे यहाँ पे अर्थ में थे 15 मिलियन ईयर एगो पहले। वो कौन से थे, तो होमो हिबिलस नहीं, होमो हिबिलस जो होता है वो इवोल्यूशनरी ह्यूमन इवोल्यूशन में है, बट उतना पुराना नहीं है, 15 मिलियन ईयर
पूरा ओल्ड नहीं है उतना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नियर बाई है बट ओल्ड नहीं है। इससे भी ओल्ड जो है वो कौन सा है, रामापिथेकस। होमो इरेक्टस ये नहीं है, ये भी आपका मिडिल में आ जाता है सीरीज जो होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की, ठीक है। तो सबसे ओल्ड कौन सा इनमें से, रामापिथेकस। ये एनसीईआरटी में ही है। रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर एगो ये हमें रामापिथेकस ऑर्गेनिज्म देखने को मिले थे प्राइमेट्स में। ओके, तो इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैचअप वाला क्वेश्चन अगेन। मैच द कॉलम फर्स्ट कंटेनिंग द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म with their specific characteristic in the column second and select the correct option from the given code। ओके, ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड यहाँ पे है। सो गोल्डन राइस जिसमें इनरिच होता है विटामिन ए, तो ये हो गया आपका ए। ओके, कॉटन, बीटी कॉटन क्या होता है, जिसमें हाई यील्ड होती है और पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, तो ये हो गया बी। प्राइजीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना उसमें, ठीक है। फ्लेवर सर्व, ओके, फ्लेवर सर्व जो होगा यहाँ पे इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, तो यहाँ पे ये हो गया ऑप्शन का सी यहाँ पे, ठीक है। रोजी काउ प्रोटीन एनरिच्ड, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका डी। ओके, अब ऑप्शन देख लीजिए आप इसमें से। ए का हो गया यहाँ पे थर्ड, एक का थर्ड, यहाँ पे ए के ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी एक ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट वाला उसको भी मैच कर लेते हैं। बीटी कॉटन का आ गया यहाँ पे कौन सा, बी का आ गया यहाँ पे फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज़ वैक्सीनेशन वर्क, वैक्सीनेशन कैसे वर्क करता है। देखो, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट को वैक्सीन देते हैं, जिसकी वैक्सीन हेल्प करता है कि पेशेंट में एंटीबॉडी जनरेट हो। जब कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस कोई एंटीजन जब उसकी बॉडी में रियल एनकाउंटर करे, तो पेशेंट में वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो उसके अगेंस्ट, या उसमें एबिलिटी पहले से ही हो, जिससे कि कोई बैक्टीरिया, जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, वो हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा इम्पैक्ट या फिर ज़्यादा हार्म ना कर सके, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ही बने हुए क्या है, सेल्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैक्सीनेशन बोलते हैं उस प्रोग्राम को। वैक्सीन टू गिविंग द वैक्सीन टू द पेशेंट इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस एंड वैक्सीन इज अ डेड और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब गिव टू द पेशेंट इन लेस डोज। ओके, उसको बोलते हैं वैक्सीन। ऑप्शन ए, द इम्यूनिटी सिस्टम प्रोड्यूस द एंटीबॉडी विच स्टे इन द ब्लड, ठीक है। द इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारी ब्लड में हमें देखने को मिलता है एंटीबॉडी। मेमोरी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, मेमोरी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे इसके वैक्सीनेशन के थ्रू। दे रिमेन इन द बॉडी टू फाइट ऑफ एनी फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मेमोरी लिम्फोसाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, जो हमारी बॉडी में रहते हैं, काफ़ी टाइम तक रहते हैं, जिससे कि जो जब रियल एनकाउंटर होगा पैथोजन का या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का, जब हमारी बॉडी में इंट्रोडक्शन होगा उसका, तो होगा क्या कि हमारी बॉडी के पास में ऑलरेडी पहले से ही उसके अगेंस्ट क्या रहेंगे, एंटीबॉडीज रहेंगे, एंड उसको पकड़ करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। द डेड पैथोजेंस स्टे इन द बॉडी एंड कंसिस्टेंटली स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये जो पैथोजन होगा, डेड पैथोजेंस हमारी बॉडी में स्टे कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली स्टिमुलेट करेगा हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नाउ 11। ओके, वो देखिए एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, देख लीजिए। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 2 स्पीसीज ऑफ द पैरामीशियम, स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 वर ग्रोन अलोन, अलग अलग ग्रो करा रहे हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज, एक अदर और स्पीसीज भी यहाँ पे उनके साथ में ग्रो रहा है। स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2 है, यहाँ पे स्पीसीज आपके दे रखी है पैरामीशियम की। द फॉलोइंग ग्राफ्स शो ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज फर्स्ट एंड स्पीसीज सेकंड बोथ अलोन एंड व्हेन इट इन मिक्स कल्चर विद द अदर स्पीसीज, ठीक है। अलग अलग से ग्रो करा है, और लेकिन एक बार में क्या करा, हमने उसको मिक्स भी कर दिया, तो मिक्स के साथ में यह है नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे देखा, टाइम यहाँ पे देखा, टाइम बढ़ने से इनका इंट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, जो पैरामीशियम की है और जो अदर स्पीसीज की है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ्स, ठीक है। इन ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपका, तो यहाँ पे कम्पिटिटिव, ये पहला है आपका कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर्ड इन दीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे लग रहा है, कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ये जो ग्राफ बता रहा है आपका, ये यही आपको एक्सप्लेन कर रहा है, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो है उसको देख लेते हैं, वो क्या कह रहा था, बोथ स्पीसीज आर अफेक्टेड, दोनों स्पीसीज अफेक्टेड है बाय द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, बट स्पीसीज 1 इज अफेक्टेड लेस, नहीं, यहाँ पे ये ऐसा भी नहीं है, स्पीसीज 1 जो है वो कम अफेक्टेड है, ऐसा नहीं है। बोथ स्पीसीज आर अफेक्टेड बाय द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बट द स्पीसीज सेकंड इज अफेक्टेड लेस, ये भी नहीं है। बोथ स्पीसीज आर अफेक्टेड इक्वली बाय द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ये भी नहीं है। कौन सा गॉस कंपिटिटिव प्रिंसिपल वाला यहाँ पे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला है वो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, डिवीजन करने लगती हैं, आप सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करती हैं, बट फिर फर्दर क्या करने लगती हैं, वो रिसोर्स पार्टीशन करने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे लास्ट MCQ, उसके बाद में एसर्शन रीजन स्टार्ट हो जाएंगे।
Match the column first terms with the column second definition and select the correct option from the code given below. Okay, parturition, gestation, ovulation, implantation और menopause यहाँ पे दे रखा है, फिफ्थ दे रखा है आपको, और यहाँ पे 6 आपको डेफिनेशन दे रखा है। अब इनमें से राइट क्या होगा वो देख लीजिए। पार्चुरेशन क्या होता है, जिसको हम डिलीवरी वाली प्रोसेस बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ अ बेबी फ्रॉम द यूटरस, तो ये इसका राइट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए, पार्चुरेशन। ओके, गेस्टेशन पीरियड वो प्रेगनेंसी वाला टाइम होता है जिसमें 9 मंथ तक का, ह्यूमन बींग में मैं बात कर रहा हूँ, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के आप स्पीसीज ले सकते हो, स्पीसीज को ले सकते हो। तो वहाँ पे जो गेस्टेशन पीरियड होता है जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मदर में जो फीमेल होती है उसके अंदर, वो में उसके यूटरस में बेबी का डेवलपमेंट होता है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसके लिए जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड द बर्थ, हाँ ये ठीक है, और बी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ड्यूरेशन बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड बर्थ, तो प्रेगनेंसी और बर्थ के बीच वाला जो ड्यूरेशन होता है उसको हम गेस्टेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, तो ये सी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट होगा इम्प्लांटेशन होता है बेटा अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला ऑन द इनर लेयर ऑफ द यूटरस की इनर लेयर पे अटैचमेंट होना, किसका अटैचमेंट होना, ब्लास्टुला का अटैचमेंट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला स्टेज का अटैचमेंट होना। जाइगोट के बाद में ब्लास्टुला बनता है, फर्टिलाइज एग जो होता है जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट के बाद में क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ठीक है। वैसे बीच में और भी स्टेज होते हैं, मोरूला हो गया, और देन उसके बाद में ब्लास्टुला हो गया, ब्लास्टोसिस ब्लास्टोमर अंदर सेल्स जो होते हैं उसमें। ओके, तो उसका अटैचमेंट कहाँ पे, इनर वॉल कौन सी होती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल, उस पर अटैचमेंट होना, उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो देख लीजिए, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम इनर वॉल है, तो यहाँ जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्लांटेशन हो गया। मेनोपॉज क्या होता है, स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो यहाँ जाएगा ऑप्शन ई, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है बेटा, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप इसको मैच कर लीजिए कहाँ पे आपका आ रहा है। ऑप्शन देखिए बेटा, इसमें ए का हो गया यहाँ पे थर्ड, एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यही राइट आंसर है। देख लीजिए, मैच कर लीजिए फिर से, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिल गया, बाकी नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिएगा आप इसमें। पार्चुरेशन का ए आ गया, फोर्थ आ गया यहाँ पे, सॉरी थर्ड, हाँ पार्चुरेशन है डिलीवरी टाइम, ये हो गया थर्ड। देन गेस्टेशन का आ गया यहाँ पे फोर्थ, तो फोर्थ ठीक है। एंड देन उसके बाद आ गया ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ द एग सेकंड, ठीक है, एंड डी फर्स्ट, ठीक है, एंड लास्ट में ई, ये हो गया 6 यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये आपका था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। अब डिस्कस करते हैं बेटा असर्शन रीजन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए जल्दी से। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम कैन बी ईजिली कंपेयर्ड। ओके, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम की, वो क्या हो सकती है, कंपेयर की जा सकती है बोल रहा है, ठीक है। कैन बी ईजिली कंपेयर करी जा सकती है, बिल्कुल नहीं करी जा सकती है बेटा। ये ईजिली अलग अलग प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को हम लोग ईजिली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, आप देखो, क्योंकि इसका रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेटिकली कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द प्रीवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है, फोटोसिंथेटिकली कैपेसिटी पे डिपेंडेंट होती है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं। तो अलग अलग इकोसिस्टम में जो होगा, अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो किसी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, किसी की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, डिपेंड करता है वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी ऑल्सो। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लॉयन एंड जैकल बोथ फीड ऑन द अदर एनिमल। लॉयन और जैकल जो होते हैं वो बोथ जो होते हैं फीड करते हैं, मतलब फूड अपना लेते हैं कहाँ से, अदर एनिमल से, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। बिकॉज आप इसको रीजन का स्टेटमेंट देखो, लॉयन इज द प्रेडेटर, लॉयन एक प्रेडेटर है, एक शिकारी है, बिल्कुल सही बात है। एंड जैकल इज द स्कैवेंजर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। देखो कैसे लॉयन और जैकल दोनों कार्निवोरस हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कैवेंजर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेड पार्ट को फीड करता है एनिमल्स के, ओके, और दोनों अदर एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं। लॉयन जो होगा वो प्रेडेटर का काम करेगा, जो प्रे को फीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये भी ये लिखा है, लॉयन इज अ प्रेडेटर एंड जैकल इज अ स्कैवेंजर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी डिक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। 10% लॉ के थ्रू आपने इसको पढ़ा होगा। रीजन वाला स्टेटमेंट देखिए, बिकॉज द एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप्ड परमानेंटली in any organism, it is either passed on the higher tropic level or became available to the detritivores and decomposers after the organism die। बिल्कुल सही बात है बेटा। यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो ट्रैप नहीं रह सकती परमानेंटली एक ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होगी, वो पास होगी, हायर ट्रॉपिक लेवल को पास होगी, और बिकेम द अवेलेबल टू द डिट्राइटिवोरस, जो डिट्राइटिवोरस डिट्राइटस को फीड करते हैं, जो डिकम्पोजर्स है, उनमें इन ऑर्गेनिज्म में, ये ऑर्गेनिज्म में आपको एनर्जी देखने को मिलेगी जब ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन कर रहा है आपको, सी बात है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन ही है ये भी।
Given below is the figure of the transverse section of the young anther. It depicts a bilobed tetragonal structure consisting of the four microsporangia located at the corner, two in each lobe. Study the figure and कमेंट अपॉन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द असर्शन रीजन। ओके, तो ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दे रखा है यंग एंथर का। ये जो देखे फोर आपको, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद जो लेयर आती है वो कौन सी आती है, एंडोथीशियम आती है। उसके बाद जो लेयर आती है वो मिडल लेयर आती है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो आती है वो कौन सी आती है, वो आती है टेपिटम। ओके, तो ये इसकी लेयर्स हैं। यहाँ पे जो एक्स का मार्क कर रखा है ये क्या है, टेपिटम लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है। तो यहाँ पे एसेसन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्स रिप्रेजेंट्स इनर मोस्ट वॉल लेयर टेपिटम, ठीक है। जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेपिटम रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे ये हो गया। रीजन, एक्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ओनली। ओके, ये एक्स जो हो रहा है वो परफॉर्म कर रहा है प्रोटेक्शन को, ओनली लिख दिया पीछे से, प्रोटेक्शन भी देता है और क्या देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, जर्मिनेट हो रहे हैं, सो नॉट जर्मिनेट मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, उनको यहाँ पे क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कौन, टेपिटम के लेयर जो है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे, कौन सा, ये रीजन वाला स्टेटमेंट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये थे बेटा एसएसएन रीजन क्वेश्चंस, जो सेक्शन ए कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और जो कुछ क्वेश्चन थे एमसीक्यू वो आपको ऊपर यहाँ पे मिल गए होंगे, उनके आंसर मिल गए होंगे। किसी को अगर कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर दे, वहाँ पे लिख लीजिए, मैं कमेंट को पढ़ करके आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।